तो पर्यावरण अध्ययन की जो हमारी सीरीज चली हुई थी 5 क्लासेस में हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्लास हम आज आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रकाश से हम इसको स्टार्ट करेंगे और पढ़ते हुए चले जाएंगे। इसमें प्रकाश के बारे में हम जानेंगे क्या 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 इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसके बाद हम प्रकाश से पढ़ते हुए बायोम तक आपको लेके चलेंगे। बायोम तक आपको लेके चलेंगे और बायोम को और अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश, आपको पता है भाई प्रकाश क्या होता है कि कोई भी जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं, सभी के लिए प्रकाश क्या है भाई, ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह कह सकते हो ये ऊर्जा का अंतिम स्रोत है भाई प्रकाश। ठीक है। सौर विकिरण वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से ऊर्जा निहित रखता है, जिसे हम सौर ऊष्मांक कहते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना प्रकाश के बारे में क्या बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा किस, इसमें सौर स्पेक्ट्रम प्रकाश व लंबी सूक्ष्म तरंग विकिरण से परिपूर्ण होती है। सौर विकिरण में कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें, पैराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं। इनका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से कम होता है। देखो भाई, जो हमने बात की है, जिसमें हमने कॉस्मिक रे की बात की है, ठीक है, कॉस्मिक रे, ठीक है, एक्स रे, ठीक है, और पैराबैंगनी किरणें, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक को कॉस्मिक ही बोलते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में कॉस्मिक रेज। ठीक है, ऐसे लिखते हैं कॉस्मिक रेज को। तो इनका सबका तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य हम बोलते हैं इंग्लिश में वेवलेंथ। वेवलेंथ इनका होता है आपका 400 नैनोमीटर से कम। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ की यदि मैं बात करूं, जैसे मैं आपको कोई एक वेव बना के दिखाता हूं। जैसे मैंने ये एक साइन वेव आपको बना के दिखाई है पीरियोडिक। तो इस पे जो ये ऊपरी हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और इसको हम बोलते हैं ट्रफ, TROUGH। ठीक है। तो ये आपकी क्रस्ट आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगी, ट्रफ आएगी। इस तरीके से चलती है कोई भी चाहे वेव हो। तो उसमें जो आपसे क्रस्ट से क्रस्ट के जो बीच की ये जो डिस्टेंस होती है ना, क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य, इनको हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है। और इसकी यूनिट जो होगी वो मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि एक लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। या तो क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की ले लो, या ट्रफ से ट्रफ के बीच की ले लो। ठीक है, होगी ये और ये दोनों बराबर। ठीक है, चाहे तो क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की ले लो, चाहे ट्रफ से ट्रफ की, इसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो इसमें कॉस्मिक रे हो, चाहे एक्स रे हो, चाहे अल्ट्रा वायलेट रे हो, सबका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। सेकंड बात कि जो आपका प्रकाशीय स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इस पे जो दृश्य स्पेक्ट्रम है मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो जो विजिबल होता है वो विजिबल होता है हमारा 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, ये विजिबल रेंज होती है भाई। ठीक है, जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर होता है, हम इसके बीच की जो वेवलेंथ है होगी ना, हम 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक ही देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, दृश्य स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको विजिबल स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम यानी जो हमारी आंखें देख सकती है, किससे किसके बीच में देख सकती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य हमारी आंखें देख सकती है, इसलिए इसको दृश्य स्पेक्ट्रम बोला गया है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं आपसे, तो तरंगदैर्घ्य के आधार पर पैराबैंगनी विकिरण को, जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है हमारी, ठीक है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। अल्ट्रा वायलेट सी,
अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट ए, यानी इनको किस में बांटा गया है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ नीचे से, इसको माफ़ कीजिएगा, तो इसकी यदि मैं बात करता हूँ अल्ट्रावायलेट सी की, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 100 से लेकर 280 नैनोमीटर तक होती है। जो अल्ट्रावायलेट सी है इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 100 से 280 नैनोमीटर। ठीक है, अल्ट्रावायलेट सी के बाद अल्ट्रावायलेट, यदि मैं बी की बात करता हूँ, ये होती है 280 से लेकर 320 नैनोमीटर तक। और उसके बाद अल्ट्रावायलेट ए की मैं बात करता हूँ तो 320 से 400 नैनोमीटर तक इसकी होती है। ठीक है, तो आप ये बताओ, क्या हम अल्ट्रावायलेट रेज को देख सकते हैं? बताओ भाई, क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि विजिबल रीजन कितना होता है हमारा, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक हमारा क्या होता है, विजिबल रेंज होती है। विजिबल रेंज ये होती है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। ठीक है, वो होता है हमारा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य है। तो तीनों अल्ट्रावायलेट वेव हमने देखी। ठीक है, कौन सी, सी, बी और ए। ठीक है, अब इसमें देखिए कि अल्ट्रावायलेट सी यानी UVC सबसे अधिक हानिकारक होती है, तथा अल्ट्रावायलेट बी जीवों के लिए अत्यधिक नुकसानदेह है। क्यों है? क्योंकि भाई इनकी जो वेवलेंथ है ना वो बहुत कम होती है। ठीक है, 100 से 280 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, 280 से 320 के बीच में, तो इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए क्या होती है, ये नुकसानदेह। तो आप सबसे याद रखोगे कि अल्ट्रावायलेट सी विकिरण सबसे अधिक हानिकारक होती है, और जो अल्ट्रावायलेट जो बी है वो जीवों के लिए सर्वाधिक नुकसानदेह होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो प्रकाश है जो हमारा, ठीक है, उसका पौधों पर क्या प्रभाव है वो देखिए। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है भाई, एक सारांश मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, फिर आपको सारे पॉइंट पढ़ा दूंगा कि जो हमारे पौधे होते हैं, पौधों को क्या है भाई, अपना भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश को लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, और अपने भोजन में वो क्या करते हैं, CO2 गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। और वो ऑक्सीजन गैस का हम प्रयोग किस में करते हैं, जो मनुष्य है सांस लेने में करता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि पौधों पर प्रकाश का बहुत तीव्र प्रभाव पड़ता है और बहुत ही ज़रूरी होती है। यदि आपने गमले में किसी को पौधा लगा रखा है, यदि आप उसको अंधेरे कमरे में ले जा के रख दोगे तो 1-2 दिन में क्या देखोगे कि उसकी जो गति है वो रुक जाती है, और धीरे धीरे वो पौधा मुरझा जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पौधों पर प्रकाश का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। तो पौधों के लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तीव्रता और अवधि बहुत महत्वपूर्ण होती है कि भाई किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है, कितनी तीव्रता से है और कितनी अवधि तक वो क्या है उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है पौधों के ऊपर। अक्षांश और दिन के समय के अनुसार प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती रहती है। और अक्षांश क्या है भाई, जैसे हमारी ये पृथ्वी है ना भाई, ठीक है, तो ये अक्षांश इस प्रकार से बांटी हुई है आपकी। ठीक है, इस प्रकार से पोल के अकॉर्डिंग और इस प्रकार से अक्षांश में बांटी हुई है। तो उनके अनुसार क्या है, और दिन के अनुसार क्या है, प्रकाश की जो तीव्रता है वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। पौधों और फसलों में पुष्पन और फलन जैसी क्रियाएं प्रकाश की अवधि द्वारा नियंत्रित होती है। बहुत से प्राणियों में प्रवासिता, शीत निष्क्रियता तथा प्रजनन व्यवहार को निर्धारित करने में प्रकाश की महत्वपूर्ण, क्योंकि भैया देखो प्रकाश में होता क्या है, पौधों में फोटोसिंथेसिस होती है, और वो किसकी उपस्थिति में होती है,
प्रकाश की, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जलीय तंत्र पर क्या है प्रभाव पड़ता है? जलीय तंत्र में अधिकांश जैविक क्रियाएं प्रकाश की उपलब्धता द्वारा नियंत्रित होती है। गहरे पानी जैसे समुद्र और झील तंत्र में पौधों के लिए प्रकाश देव एक सीमित कारक होता है, क्योंकि पता है भाई ज़्यादा गहराई तक जो आप समुद्र है देखते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गहराई तक क्या है प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से क्या है वहाँ के जो अंदर जो ये कह सकते हो वनस्पति होती है या जीव जंतु होते हैं, उनको वो इस प्रकार से अपने आप को अडेप्टेशन कर लेते हैं कि वो बिना प्रकाश के ही रहना सीख जाते हैं। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पादप प्लवक जल कोई प्रकाश सतह पर रहते हैं, जबकि जीव झील के तट पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश की भेदता के अनुसार झील को 3 भागों में बांटा गया है। भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है वेलांचल क्षेत्र। वेलांचल क्षेत्र होता है जो झील के किनारे जो चिलचिला जल होता है ना भाई, और वहीं पर क्या है जो पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, वो प्रकाश के चिलचिले पानी को भेजते हुए उसमें से निकलते हैं। ठीक है, वो आपका वेलांचल क्षेत्र होता है। तो झील के किनारे पर चिलचिला जल होता है जहाँ पर अधिकतर जड़ युक्त वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है? वेलांचल क्षेत्र में जड़ युक्त वनस्पति, जड़ युक्त वनस्पति पाई जाती है। इसमें प्रकाश चिलचिले पानी को भेजते हुए जाता है, कहाँ तक? जड़ तक जाता है। तो वो आपका क्या है? वेलांचल क्षेत्र है। नेक्स्ट आपका सरोजाबी क्षेत्र। वेलांचल के आगे का खुला क्षेत्र सरोजाबी क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम वेलांचल से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो आगे का क्षेत्र क्या कहलाता है? सरोजाबी क्षेत्र, जहाँ पादप प्लवक प्रचुरता से वृद्धि करते हैं। जल की स्वस्थता के आधार पर इस क्षेत्र में प्रकाश 20 से 40 मीटर तक की गहराई में पहुंच सकता है। कि भाई ज़्यादा यदि स्वस्थ जल होगा तो 40 मीटर तक पहुंच जाएगा, और यदि उसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होगी, अच्छा नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तो 20 से 40 के मध्य तक गहराई तक पहुंच पाता है। वो आपका जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं सरोजाबी क्षेत्र। एक बार देख से लेते हैं कि जो वेलांचल क्षेत्र है हमारा, जो झील के किनारे पर जो चिलचिला झील होता है वहाँ पर क्या है? जड़युक्त ज़्यादातर वनस्पतियाँ उगाती है, और वहाँ जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, उस पानी को भेजते हुए जड़ों तक पहुँचता है। तो जहाँ तक वो जड़ों तक पहुँच जाता है तो उस क्षेत्र को बोलते हैं हम वेलांचल क्षेत्र। ठीक है, सरोजाबी क्षेत्र वेलांचल से आगे जो क्षेत्र होता है, जहाँ यदि पानी स्वस्थ है 20 से लेकर 40 मीटर तक प्रकाश है पहुँच पाता है। ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में जो जल है वो कितना शुद्ध है। तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं सरोजाबी क्षेत्र। ठीक है, और वहाँ पर ज़्यादातर जो जल प्लवक है वो पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका गहरा क्षेत्र। वह अंधकार क्षेत्र जहाँ प्रकाश की पहुँच नहीं होती उसे गहरा क्षेत्र कहते हैं। झीलों व तालाबों की तलीय मिट्टी नितल क्षेत्र बनाती है, जो कि नितल जीवों जैसे घोंघा, सलंगों, सूक्ष्म जीवों का आवास स्थान होता है। तो गहरा क्षेत्र भाई जहाँ पर प्रकाश हमारा पहुँच नहीं पाता है तो उसको हम बोलते हैं गहरा क्षेत्र। तो ये भाई प्रकाश का जो इफ़ेक्ट था हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा, और कितना इम्पोर्टेंट है, किस हिसाब से है वो पढ़ा। अब एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा बायोम, कि भाई बायोम क्या होता है। ठीक है, वैसे तो मोटा माटी मैं आपको बायोम के बारे में बताऊं तो बायोम आपका क्या है, एक तरीके से एक स्थान को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से उग सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रेगिस्तान की बात करते हैं, तो रेगिस्तान में क्या है, आपने देखा होगा कि भाई बहुत ही शुष्क जलवायु होती है, मृदा रेतीली होती है, ठीक है, पानी की कमी होती है। इसलिए क्या होती है, यहाँ वहाँ पर जो वनस्पति उगती है
वो किसके अनुसार उगती है? फिर वहाँ की जलवायु के अनुसार, वहाँ की मिट्टी के अनुसार, ठीक है, वहाँ के पानी की उपलब्धता के अनुसार। आपको पता होगा कि रेगिस्तान जैसे में क्या होती है, जड़ें हैं वो काफ़ी गहराई तक चली जाती है, और वहाँ पर जो जीव जंतु भी पाए जाते हैं उसी अनुसार पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ऊँट पाया जाता है रेगिस्तानी एरियो में। तो इस प्रकार का जो ये तंत्र है, एक पूरे के पूरे को जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका बायोम, उसी को हम बोलते हैं बायोम। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया, अब इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है, कि जीवमंडल को वनस्पतियों के आधार पर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में विभाजित करते हैं। इस तरह के वनस्पति प्रधान को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जब पारिस्थितिक रूप से समस्त पादप और प्राणियों को सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है तो इसे बायोम या जीवोम कहा जाता है। देखिए समझिए दोस्तों कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा जैवमंडल है वो 3 मुख्य मंडलों से बना हुआ है, जहाँ पर जल की जरूरत होती है, वायु की जरूरत होती है, ठीक है। 3 प्रकार के मंडलों से हमने पीछे पढ़ा था बना होता है, जो वो हमारा जैवमंडल होता है। और उसमें हमारे 2 प्रकार के जैवमंडल में जो है, हमारे जैवमंडल में 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। एक तो हमारे क्या होते हैं, जैविक घटक, और दूसरे हमारे क्या होते हैं, अजैविक घटक, ठीक है। अब जो जैविक और अजैविक घटक से जो मिलकर ये हम बोल सकते हैं कि इसकी वनस्पतियों के आधार पर किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है उसको हम विभाजित करते हैं, और वनस्पति की प्रधानता के आधार पर उसको हम उस तरीके का पारिस्थितिक तंत्र बोल देते हैं, ठीक है। और यदि हम जब पारिस्थितिक रूप से समस्त, हम उसके अंदर पादप भी ले लेते हैं और प्राणी भी ले लेते हैं, ठीक है, दोनों को मिलाकर जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोम, बायोम या जीवोम, ठीक है, इंग्लिश में बायोम, ठीक है। इन दोनों को मिलकर हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, बायोम, ठीक है। सामान्य रूप से बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादप तथा प्राणियों को शामिल किया जाता है जिनकी सामान्य विशेषताएं उस समस्त भूभाग में प्राय समान होती है, ठीक है, एक जैसी जहाँ पर होती है। नेक्स्ट है, बायोम के अंतर्गत प्राय स्थलीय भाग के सभी पादप तथा प्राणी समुदायों को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण कठिन होता है, जबकि इस संबंध में प्रयास किए गए हैं। यद्यपि बायोम में पादप और जंतु दोनों को शामिल किया जाता है, तथापि हरे पौधे ही प्रभुत्व होता है, क्योंकि इनका सकल बायोमास जंतुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये बोलना चाहता है कि भाई जल के अंदर भी क्या है, जिस प्रकार के हम बायोम है उसके अंदर पादप भी होते हैं, प्राणी भी होते हैं, उन दोनों को लेकर चलते हैं। लेकिन यदि हम जल की बात करते हैं तो जल यानी जो सागरीय जो बायोम है, यानी जो जल के अंदर जो बायोम है, उसका निर्धारण करना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि इस संबंध में इसके प्रयास किए जा रहे हैं, काफ़ी गहराई तक उगते हैं, तो उनका अध्ययन करना भी थोड़ा क्या होता है, साइंटिस्टों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए हम क्या है, ज़्यादा भाग हम के इसमें शामिल करते हैं, जो स्थलीय भाग है ना, जिसमें पादप और प्राणी हैं, उन समुदायों को ज़्यादा महत्व देकर उनका ज़्यादा प्रभुत्व होता है। और उसमें भी किसका प्रभुत्व होता है, पादपों का, ठीक है। पादप में और जंतु में दोनों में किसका प्रभुत्व होता है, पादप का, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा जो हरे पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि घास, क्योंकि उसमें हर चीज़ की शामिल किया जाता है, ठीक है, जैसे घास है, फूल है, गेहूं है, देखो अब 1 किला गेहूं का है, उसमें कितने पौधे होते हैं, सब चीज़ें ये इसके अंदर बायोम में शामिल किया जाता है। अब उसकी हम स्टडी करते हैं, उसी पर अध्ययन करते हैं, यानी जो अध्ययन किया जाता है बायोम के अंदर, जो पादप है, ठीक है, और पादप के साथ क्या है, जीव जंतु है, इन दोनों का क्या है, सम्मिलित अध्ययन किया जाता है। इन दोनों का सम्मिलित अध्ययन इसमें किया जाता है, जिसको हम बायोम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बायोम का वर्गीकरण। विश्व के बायोम की विभिन्न आधारों पर जलवायु, वनस्पति, मृदा, जल की दशा, उष्मा, पौधों की वृद्धि के रूप में अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है।
यदि हम आवास की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण करें, आवास तो एक थल बायोम होता है, एक जल। थल बायोम क्या होता है भाई, जहाँ पर हम रह रहे हैं, यानी जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा क्या है आपका थल बायोम में काउंट होता है। उसमें जीव जंतु है, सूक्ष्म, हालांकि माइक्रो बायोम को अलग से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इसी के अंदर शामिल कर कर हम बता रहे हैं। और जलीय बायोम क्या है, हमें पता है कि लगभग क्या है 71% पर क्या है, जल है, ठीक है। इस तो जलीय बायोम को इसी आवास के आधार पर एक थल बायोम, एक जो जल के अंदर पाए जाते हैं पादप और जंतु, उनका जो अध्ययन करते हैं उस बायोम को हम बोलते हैं जलीय बायोम, ठीक है। उसके बाद है पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण प्रजातियां। पारिस्थितिकी है महत्वपूर्ण प्रजातियां, उनमें जैसे पढ़ते हैं हम कीस्टोन प्रजाति। ये क्या होती है भाई, ये कीस्टोन प्रजाति, ठीक है। ये कीस्टोन जो स्पेसिस है, ये होती क्या है, कीस्टोन स्पेसिस। वे जातियाँ जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, उनको बोलते हैं हम कीस्टोन प्रजातियाँ कहलाती है, ठीक है। कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा की उत्पत्ति। कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा 1969 में जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट टी पेन द्वारा पेश की गई। वह स्टारफिश और मसल्स सहित इंटरटाइडल जोन का मतलब उच्च और निम्न ज्वारों की, यानी जहाँ पर जो ज्वार आती हैं, जो टाइडल्स आते हैं, एक बार कम आते हैं, एक बार बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके बीच की बात कर रहा है ये, लाइनों के बीच के समुद्री अकशेरुकों के बीच संबंधों पर अपनी टिप्पणियाँ और प्रयोगों की व्याख्या करने की अवधारणा विकसित किया। 2003 में अवधारणा को R.D. डेविक द्वारा परिचालित रूप से परिभाषित किया गया। ये जातियां अन्य जातियों की आनुपातिक प्रचुरता ये जातियां अन्य जातियों की आनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केवल कुछ ही जातियां कीस्टोन प्रजाति की तरह कार्य करती है। अन्य जो प्रजातियां वो किसकी तरह काम करती है, क्रिटिकल लिंक स्पेसिस, जिसको हम बोलते हैं क्रांतिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कड़ी जातियाँ, यानी इंग्लिश में याद रखना भी आपको, क्रिटिकल लिंक स्पेसिस के रूप में जो बाकी हैं के रूप में कार्य करती है। हालांकि कुछ क्रांतिक कड़ी जातियाँ यानी क्रिटिकल लिंक स्पेसिस के लिए भोजन व्यवस्था, परागण, बीजों और फलों के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। क्योंकि जो उसमें देखो जो पोलिनेशन है, परागण है, जो क्रिटिकल लिंक स्पेसिस है ना, वही व्यवस्था करती हैं, वही क्या करती हैं, आप क्या करती है, जो एक दूसरे से जो परागण है उसको पहुंचाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि एक उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जो अंजीर है ना, उसकी विभिन्न प्रजातियां किसके द्वारा, क्रिटिकल लिंक स्पेसिस के द्वारा पहुंचाई जाती है। जैसे आपने पता होगा, आपने देखे होंगे, जो इन क्षेत्रों में क्या है, भोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो जो हमारे पक्षी होते हैं, चमगादड़ होते हैं, बंदर होते हैं, वो अंजीर को खा कर क्या है, कहीं उनको मिलती है तो वो वहाँ से तोड़कर पता नहीं कहाँ जाकर उसको फेंकते हैं, तो वहाँ फिर वो उग जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल लिंक स्पेसिस, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण है एक, ठीक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियाँ, फाउंडेशन प्रजाति। फाउंडेशन जातियाँ अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कोरल एक फाउंडेशन से प्रजाति का उदाहरण है। कोरल पढ़ा होगा भी आपने भाई, जो कोरल रीफ का निर्माण करते हैं जिससे अन्य प्रजातियां निवास करती है। कोरल रीफ से बना सबसे ज़्यादा कहाँ बड़ा, यदि एग्जाम्पल बताओगे कोरल रीफ का, तो वो कौन से महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यानी समुद्र के अंदर क्या है, जो घोंगे से होते हैं वो मिल के एक, ये बोल सकते हो आप, एक पत्थर जैसे यानी एक पहाड़ से का निर्माण कर लेते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो ये आती है आपकी फाउंडेशन प्रजाति के अंदर, यानी जो कोरल्स की आपसे पूछ करे तो किस प्रजाति में है, फाउंडेशन प्रजाति में है। नेक्स्ट है संकेतक। संकेतक प्रजाति से अभिप्राय किसी एक पौधे या जंतु की प्रजाति
से है, जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होता है। इसका अर्थ यह है कि यह प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है, जिससे एक चेतावनी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाहरी प्रभाव जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से हुई हानि संकेतक प्रजाति पर पहले से दिखाई पड़ती है। जैसे जल में प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए मछली को एक संकेतक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, आप एक बार देख लेना, फिर भी कहीं आपको फंस जाए तो। ठीक है, एक और प्रजाति है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं, अलबेला प्रजाति। अलबेला प्रजाति के निर्धारण करने में कोई मानक नहीं है, लेकिन सामान्य परिभाषा में यह प्रजाति विस्तृत प्रास वाले होते हैं, जिस पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं। सामान्यतः यह एक कीस्टोन प्रजाति की तरह होती है। इसका संरक्षण उसी निवास में रहने वाले अन्य जातियों के संरक्षण का कार्य करता है, जैसे नॉर्दर्न स्पॉटेड ओल, टाइगर, ग्रिजली बियर आदि। ठीक है, ये अपने उस एरिया की भी जहाँ रहते हैं उसकी बहुत ज़्यादा संरक्षण करते हैं, और जो अन्य जातियाँ होती हैं उनका भी संरक्षण करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दो कंसेप्ट और पढ़ेंगे इसमें, संक्रामिका तथा कोर प्रभाव। एक तो संक्रामिका, ठीक है, और सेकंड कोर प्रभाव। देखो, संक्रामिका दो या दो से अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को संक्रामिका, जिसको हम बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, जब दो या दो से अधिक जो समुदाय होते हैं उनके मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होते हैं उसको हम इकोटोन या संक्रामिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रामिका बोलते हैं। जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र, जैसे घास स्थल और वन क्षेत्र, यानी जो घास स्थल और वन क्षेत्र है उनके बीच का जो मध्य है, इकोटोन क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब जैसे घास स्थल है उसमें वन की भी विशेषता मिलेगी, और जो वन क्षेत्र है उसमें क्या है, आपके घास स्थल की भी विशेषता मिलेगी। उसको हम क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इकोटोन। बात समझ में आई कि जो दो समुदाय होंगे या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनके आपस के जो मध्य जो लिंक है वो एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें पाया जाएगा। यानी जो उनके गुण हैं, जैसे घास स्थल है उसमें आपके वन क्षेत्र जैसे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, और वन क्षेत्र में कुछ जैसे क्या है, घास जैसी कुछ प्रॉपर्टीज जरूर मिलेगी। ठीक है, उसको इकोटोन बोलते हैं। अब पढ़ते हैं कि जो इकोटोन है हमारी, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, इकोटोन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यह दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए यह तनाव का क्षेत्र होता है। भाई मिलता है ना जहाँ पर दोनों के बीच में, जैसे वन के बीच में और घास स्थल के बीच में, तो संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए यह तनाव का क्षेत्र होता है। एक पूर्ण विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन समुदाय से पूरी तरह से अलग होते हैं। संक्रामिका बहुत छोटे क्षेत्र जैसे चरागाह और जंगल के बीच से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र जंगल और रेगिस्तान के बीच तक भी फैला हो सकता है। यानी जो इकोटोन है, ये नहीं है कि भाई एक छोटी छोटी सी जगह के लिए ही होगा, नहीं। एक चरागाह है जहाँ पर पशु चरते हैं, वहाँ से लेकर एक जंगल के बीच तक, ठीक है, या एक जंगल से लेकर एक रेगिस्तान के बीच तक, ठीक है ना, में भी फैला हो सकता है इकोटोन। ठीक है, नेक्स्ट है कोर प्रभाव, जिसे एज इफेक्ट बोलते हैं। कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है। यहाँ दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अंदर क्या होता है, दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं, वहाँ विशाल विविधता पाई जाती है। इसे कोर प्रभाव में जहाँ दो क्षेत्र आपस में ओवरलैप होते हैं, मिलते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या भाई, जैसे एक के ऊपर दूसरा आ जाना, ओवरलैप यानी मिलते हैं। यहाँ दोनों क्षेत्रों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, दोनों क्षेत्रों की प्रजातियाँ, जैसे एग्जाम्पल से समझोगे आप कोर प्रभाव होता क्या है, एज इफेक्ट। जैसे नदी
तट के किनारे घास का मैदान। पढ़िए भाई एग्जाम्पल से कि नदी तट के किनारे घास का मैदान। तो वहाँ जो दोनों क्षेत्रों की प्रजातियाँ, तो इसलिए क्या है, एक पूरा का पूरा जो है एक विशाल विविधता होगी, क्योंकि जो नदी है उसके भी आ सकते हैं, जो घास है, जो घास में उगने वाले जीव जंतु है वो भी मिलेंगे, यानी जो घास में जो जीव जंतु या पादप है वो भी, और जो नदी की वजह से जो उगेगी, ठीक है, पानी में, वो भी। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और, ये तो एक एग्जाम्पल है। सेकंड देखिए, जहाँ पर्वत और घाटी मिलते हैं, देखो दोनों की आप दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, घाटी भी पर्वत भी, दोनों की मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, दोनों की क्या वनस्पतियाँ, दोनों के जीव जंतु मिलेंगे वहाँ पर, तो जो क्या होगा वहाँ पर विविधता क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, विशाल हो जाएगी। जंगलों के अंतिम बिंदु जहाँ एस्टुरी समुद्र से मिलती है, ठीक है ना, तो देख सकते हो आप, ये तो समझ गए होगे कोर इफेक्ट आपका क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिकों द्वारा मौजूदा बायोम की संख्या पर चर्चा की जा रही है, जबकि जलवायु और निवासी के जीवन से संबंधित परिभाषा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जीवन के साथ घनिष्ठ रूप से सहमत है। कुछ परिभाषाओं को जैव विविधता और मानव गतिविधि जैसे कारकों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जा रहा है। परिभाषा असंगत हो सकती है, लेकिन आमतौर पर परिभाषा कई प्रकार से बायोम उत्पन्न होते हैं, जैसे टुंड्रा, ये मैं किस पर आधार पर बता रहा हूँ अब, ये जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर बायोम, ठीक है। तो जलवायु के आधार पर कैसे हो सकते हैं, टुंड्रा, रेगिस्तान, घास के मैदान, पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, वर्षा वन, पानी, और हर नई परिभाषा के साथ और भी कारक जुड़ते चले जाएंगे। जैसे टुंड्रा प्रदेश की मैं बात करता हूँ, टुंड्रा प्रदेश क्या होता है भाई, आपको पता है, एक ऐसा भाग है दुनिया का, उत्तरी भाग है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो भाग होता है, ये यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, पोल के ऊपर है, तो पोल पे क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड होती है। तो इसमें क्या है, इसी प्रकार की, क्योंकि हमेशा चाहे दिन हो चाहे रात हो, यहाँ पर क्या है, ठंड होनी है। तो इसी प्रकार की हाइबरनेशन क्षमता वाले, मोटे फर वाले और हाइबरनेशन क्षमता वाले जीव जंतु ही यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो टुंड्रा दुनिया के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, और इसमें लंबी ठंडी सर्दियाँ और ठंडी गर्मियाँ होती है। मतलब ठंडी होता है यार, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, यहाँ पर क्या रहेगी, हमेशा बर्फ़ जमी रहेगी। यहाँ रहने वाली वनस्पतियों और जीवों में से ठंडे वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूल विकसित कर लिया है, जैसे कि मोटा फर और हाइबरनेशन की क्षमता। भाई मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे टुंड्रा प्रदेश का जो बायोम है, ठीक है, इसको बायोम कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, उसी प्रकार का वातावरण, वहाँ की जलवायु, हवा, बर्फ़, उसी के अनुसार ही क्या है, वहाँ की वनस्पति है, जीव जंतु है, उन्होंने उसी हिसाब से अपने आप को क्या है, अपने आप को ढाल लिया है, ये कह सकते हो आप, अडेप्ट कर लिया है। रेगिस्तानी बायोम आसानी से समझ सकते हो, ठीक है, उसी हिसाब से, रेगिस्तान के हिसाब से, उनकी जलवायु के हिसाब से क्या अपने आप को अनुकूल बना लिया है। क्योंकि आपको पता है कि जो रेगिस्तानी ज़मीन होगी उसमें पानी की क्या होगी, कमी, पोषक तत्वों की क्या होगी, कमी, तो उस हिसाब से उसको। अब घास के मैदान है, ठीक है, घास के मैदान, अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पाए जाने वाले घास के मैदान के बायोम की विशेषता घास, पाट और ऊंचे पेड़ है। इन क्षेत्रों में छोटे छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और शिकारियों के साथ साथ हाथी, बाइसन जैसे चलने वाले स्तनधारी भी रहते हैं। पर्णपाती वन, पर्णपाती क्या है, जहाँ पर तापमान ठंडा होने पर मौसमी रूप से क्या है, जो पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, वो उसी अनुसार क्या अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार वर्षा वनों में, ठीक है, वर्षा वनों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नमी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हुमिस की स्थिति होती है, तो वहाँ और दलदली ज़मीन होती है, ठीक है। तो उस प्रकार क्या है, वहाँ की वनस्पति ने क्या है, अपने आप को उसी अनुसार क्या है, ढाल लिया है, ठीक है। तो बायोम के उदाहरण हमने पढ़े।
तो इसमें जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण टुंड्रा को दोबारा से ये लेके उठा के समझा रहा हमें कि हमें टुंड्रा की जो टुंड्रा परिभाषा के अनुसार बायोम को एक ऐसे प्रकार के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है जहां पेड़ों की वृद्धि कम बढ़ते मौसम और कम तापमान के कारण रुक जाती है। यानी बढ़ते मौसम क्या होता है टुंड्रा प्रदेश में, आपने पता है भाई सबसे जो उत्तरी भाग है हमारी पृथ्वी पर वो टुंड्रा प्रदेश हमारा क्या है पाया जाता है। ठीक है, और मौसम बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और इस हिसाब से क्या है वहाँ पर जो अपने पेड़ पौधे से है उनका जो ये कह सकते हो उनकी वृद्धि तक भी रुक जाती है एक निश्चित टेम्परेचर के बाद, इसलिए वहाँ क्या है बौने पौधे होते हैं। तो टुंड्रा शब्द एक रूसी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वृक्ष रहित पर्वतीय क्षेत्र। सबसे पहले तो टुंड्रा किस भाषा का शब्द है, रूस का है, और इसका अर्थ होता है वृक्ष रहित पर्वतीय क्षेत्र, है ही नहीं वहाँ पर। ठीक है, टुंड्रा वनस्पति मुख्य रूप से घास, सेज, बोनी झाड़ियाँ, लाइकेन और काई से बनी है। ठीक है, ये पाया जाता है भाई या तो लाइकेन या काई, ठीक है, या बोनी झाड़ियाँ, क्योंकि क्या है ऐसा इतना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसके बाद क्या है प्रकाश उसको मिलता नहीं है उनको, तो उनकी वृद्धि क्या है रुक जाती है। टुंड्रा क्षेत्र में कुछ बिखरे हुए पेड़ भी पाए जाते हैं। टुंड्रा में पाए जाने वाली छोटी वनस्पतियों के कारण टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी फास्फोरस और नाइट्रोजन से भरपूर होती है। तापमान बढ़ने पर टुंड्रा क्षेत्र के बाद आमतौर पर वन क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो वे आप देख सकते हैं उसको। अब बायो में मैंग्रोव वन की बात करते हैं हम। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, ये सारी डिटेल आप देख लेना खुद। तो इसमें ये बताया गया है मैंग्रोव वन जो उत्पन्न होते हैं भाई जो लवण होते हैं ना, जहाँ पर लवणीय जो मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर उगते हैं। तो वहाँ की वनस्पति वहाँ के टेम्परेचर वहाँ की मृदा के अनुसार अपने आप को जो पादप है वो ढाल लेते हैं। ठीक है, और देखो एक और मैंग्रोव वनों के बारे में बात बताई गई है कि हाल ही में नासा ने अध्ययन करके बताया है कि वो सबसे अधिक ये कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग करती हैं मैंग्रोव वन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग में भी ये जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास जिसमें हमने बायोम के बारे में स्टडी किया। तो उम्मीद करते हैं आपको बायोम समझ में आया होगा। बायोम क्या है भाई, एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें हम पादप और जंतुओं को सम्मिलित कर कर उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने टुंड्रा प्रदेश को आपको बताया, मैंग्रोव वनों के उदाहरण आपको बताए, रेगिस्तान का हमने आपको बताया। ठीक है, अलग अलग से हमने क्या, ये सारे क्या है एक बायोम है, ये छोटे से लेकर बहुत विशाल तक हो सकते हैं। ठीक है, मोटी माटी सी बात ये है। उम्मीद करते हैं भाई आपको ये क्लास समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आपसे उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।